YDC setup. How is YDC setup exactly different from the setup that we learned during सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? थोड़ा सा डिफरेंस आता है. कहाँ पे डिफरेंस आता है कि हम लोग दो अलग अलग सोर्सेज लेने के बजाय दो स्लिट्स लेते हैं. हाँ, एक ही सोर्स से एक ही वेव फ्रंट पे जो लाई करते हैं टू मेक श्योर कि दे आर इन फेस. अब इन फेस हम लोग मेक श्योर करके, और कोहेरेंस हम लोग को मेक श्योर करने की जरूरत पड़ता नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर सोर्स है और एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि सोर्स तो सेम ही है. ठीक है, चाहे डैम्पिंग हो या ना हो. तो ये सारे कंडीशंस निकाल के हम लोग यहाँ पे अपना YDC सेटअप देख लिए थे. YDC सेटअप के बारे में हम लोग जब फ्रिंज पैटर्न्स पढ़ रहे थे हम लोग समझे थे कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तब तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनता है, और जब यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट होता है हाँ, तब अकॉर्डिंग टू मैथ जो हम लोग का इक्वेशन आता है, जब हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन आता है, वो क्या आता है? S1P माइनस S2P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. जो एलिप्स होता है उसका क्या होता है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है. हाँ, ये वाला इक्वेशन किसका होता है? ये वाला होता है हम लोग का. बताओ, ये वाला जो इक्वेशन बना पॉइंट P के लिए, पॉइंट P का लोकस क्या होगा इसका? एवरीवन? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है. अच्छा, तो स्क्रीन शेयर नहीं है. जस्ट अ सेक. इतना देर के बाद क्यों बता रहा? हाँ, तो S1P माइनस S2P इज इक्वल टू कि आप ऐसे S1P is equal to S1P minus S2P is equal to constant, but basically x1 minus x2 is equal to some constant वैल्यू. किस चीज़ का इक्वेशन है ये? बोलो, पॉइंट P का लोकस क्या होगा इसके लिए? बोलो भाई. यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस किस टाइप के होते हैं? अनुरूप किस टाइप के होते हैं फ्रिंजेस? अनुरूप क्लास में है ना? यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस किस टाइप के होते हैं? सर वो हाइपरबोलॉइड अगर 3D में हाइपरबोला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग का फ्रिंजेस होते थे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल. यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट होता है हम लोग का हाइपरबोलिक. क्यों? क्योंकि हाइपरबोला का इक्वेशन है ना S1P माइनस S2P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे और ये जो थर्ड सेटअप आ रहा है कि हम लोग का वर्टिकल लाइन में है एक और स्क्रीन वर्टिकली प्लेस्ड है, तब क्या आता था? आता सर्कुलर फ्रिंजेस. तो सेटअप 2 और सेटअप 3 को जब कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिला? क्या हाइपरबोलॉइड होता है. ये सारी चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, नॉट गोइंग ओवर दीज अगेन. फिर हम लोग देखे थे वाइट लाइट अगर यूज़ करें हम लोग YDC सेटअप में तो क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड कौन सा कलर का इंटेंसिटी दिखता है हम लोग को? रेड. ठीक है, उसके बाद हम लोग पिछले दिन और क्या किए थे? हम लोग इंटरप्रेट किए थे कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और 2m+1 लैम्डा बाई 2 से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस रिस्पेक्टिवली क्यों होते हैं. ठीक है, याद है सबको? हाँ सर. चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज आर नोन एज ऑब्लिक इंसिडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज ऑब्लिक इंसिडेंट्स. जस्ट अ सेक. ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंट्स क्या होता है समझते हैं. मैं YDC सेटअप भी निकालता हूँ पहले. ठीक, जब हम लोग S1 और S2 पे लेते हैं, S1 S2 मान लें दो अगर अलग अलग सोर्सेज ही ले रहे हैं हम लोग फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या लेते हैं कि S1 S2 कोहेरेंट है ना. कोहेरेंट का क्या मतलब होता है बताओ? कोहेरेंट का मतलब बताओ जल्दी से. वाई आर यू गाइस सो साइलेंट? नहीं यार. नहीं याद है कोहेरेंट का मतलब तुमको? नहीं सर. नीव, लीव दिस पर्टिकुलर मीटिंग. नॉट गेटिंग अराउंड. यू नॉट अलाउड टू अटेंड टुडेज क्लास. कल रिवाइज करो, कल देखना वापस. सॉरी सर. इट्स नॉट अबाउट बीइंग सॉरी कि
कि हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम से कर रहे हैं कोहेरेंट कोहेरेंट इनकोहेरेंट। क्या सीखा तुम फिर? पूरा वेव्स हम लोग कर लिए ऑलमोस्ट। क्या सीखा? अनुज, what are coin sources? Yes, also they have our same frequency and nearly same amplitude. Come again. फिर से बोल एक बार। ये सेम फ्रीक्वेंसी हो दोनों सोर्सेज की, मे बी एक ही ठीक है। सोर्सेज से दो यूज कर रहे हैं। अभिनव, क्या होता है? What are coin sources? Abhinav, unmute your mic. Yes. कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? माइक्रोफोन थोड़ा मुंह के पास रख। अब माइक्रोफोन थोड़ा एडजस्ट करना, बहुत लो है। बोलो अभिनव। तो हम लोग क्या लेते थे? हम लोग लेते थे एस पर जो दो सोर्सेज है वो कोहेरेंट होंगे, है ना? दो सोर्सेज क्या होंगे? कोहेरेंट होंगे। और टू मेक श्योर कि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहे, हम लोग क्या लेते थे कि हम लोग इन फेज है ना? इन नॉर्मल YDC सेटअप वी टेक दैट द टू सोर्सेज आर, बोलो, टू सोर्सेज आर व्हाट? सेम फेज पे। Same phase and same frequency. Neve, I don't want you to be speaking throughout the class. Is that understood? Yes or no? Yes. ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब हम लोग का जो वेव फ्रंट है उसको इंसिडेंट करवाते हैं कुछ ऐसे, बेसिकली एक पर्टिकुलर एंगल पे जो सेम वेव फ्रंट है वो जैसे अप्रोच कर रहा है। ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे है ना? ये एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि S1 और S2 के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ रहा है। मतलब जब वेव पहुंच रहा है S1 तक और S2 तक, तब उसी पर्टिकुलर वेव को यहाँ पे अलग पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ पे अलग पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है ना? ये वाला डिस्टेंस d है, ठीक है? ये वाला डिस्टेंस स्मॉल d है ना? हाँ ना, बोलो जी। लेट्स से यहाँ पे हम लोग वर्टिकल के संग एक एंगल अल्फा पे इंसिडेंट किए, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अरे बोलो जल्दी से। ये 90 है तो ये अल्फ़ा है, तो ये 90 - अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा है। अब ये अल्फ़ा है और ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा? डी साइन अल्फ़ा। स्नेहा,
पहले क्यों नहीं आ रहे आंसर्स? क्या इतना से इवैल्यूएशन खुद से नहीं हुआ? Here the waves at the two slits are coherent but not in phase. That is delta phi initial is not equal to 0. ठीक है, बात समझ में आया? डेल्टा फाई क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई इनिशियल, है ना? अब डेल्टा फाई इनिशियल कैसे निकालेंगे हम लोग? S1 पे जो वेव है वो उसमें जो फेज डिफरेंस आ रहा है S2 से, S1 पे जो S2 से फेज डिफरेंस आ रहा है वो इस वाले टर्म के कारण आ रहा है, इस पाथ के कारण आ रहा है ना? ड्यू टू द एक्स्ट्रा पाथ covered by the wave at S1, है ना? इसमें इतना एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ रहा है इसको, तो उसके कारण कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स कितना हो गया? डी साइन अल्फा, ठीक है? आना बोलो। हाँ और लेट्स से अगर किसी भी एक एंगल थीटा पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा का बात कर रहे हैं हम लोग, तो अंडर द अप्रोक्सीमेशन दैट स्मॉल d इज वेरी लेस देन कैपिटल D, under the approximation small d is very less than capital D, what can we write? क्या बोल सकते बताओ? सर वो दो लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल है। अगर दो लाइन्स ऑलमोस्ट पैरेलल है तो हम लोग का डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आता है? और ये एंगल थीटा है तो डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। Using the approximation this is less than t, delta x can be written as d sin theta, ठीक है ना? बात समझ में आया? तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई बताओ। डेल्टा फाई होगा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? डी साइन थीटा प्लस डेल्टा फाई इनिशियल कितना है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वहाँ पे कितना पाथ कवर हुआ था? डी साइन अल्फा पाथ कवर हुआ था। और यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है कि यहाँ पे S1 पे जो वेव है वो ज़्यादा चल रहा है, बट यहाँ पे ये वाला वेव ज़्यादा चल रहा है ना? नीचे वाला वेव ज़्यादा चल रहा है, डी साइन थीटा, है ना? यहाँ पे ये वाला ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे ये वाला ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर इसके अकॉर्डिंग लिखे S2p माइनस S1p के अकॉर्डिंग लिखे तो यहाँ पे एक माइनस लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये इतना आगे बढ़ा पॉइंट P पे, S2 से निकला पर इतना आगे बढ़ा, बट ये ऑलरेडी इतना पीछे था, डी साइन अल्फा पीछे था, तो ये कितना हो गया? 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा। बात समझ में आया? डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आ गया? 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या है?
ये है बेसिकली हम लोग का नेट पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स नेट डी साइन थीटा माइनस साइन अल्फा. दिस इज पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन. ये क्या है? स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट पी जो थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, उस पे दोनों वेव्स के बीच में रीच करने वाला पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पी ऑन द स्क्रीन, है ना. और इसके आगे तुम लोग को मालूम है, देयरफॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है डेल्टा एक्स. एक काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसको तो पार्ट में तोड़ लो. ठीक है, ये अगर डेल्टा एक्स हम लोग का क्या है, ये अगर हम लोग का एन लैम्डा है और हम लोग का 2n+1 लैम्डा बाई 2 है. एन लैम्डा है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और यहाँ पे फेरेंस. समझ में आ गया? हाँ ना, बोलो. हाँ भैया. अब एक बात तुम लोग के दिमाग में आप अपने आप से आना चाहिए था, एक नेचुरल क्वेश्चन, कि यहाँ पे मैं ये वाला अप्रॉक्सीमेशन का तो बात किया, दूसरा अप्रॉक्सीमेशन का बात क्यों नहीं किया? यहाँ पे दूसरा अप्रॉक्सीमेशन का हम लोग बात इसलिए नहीं किए, हेयर approximation is not compulsory. ज़रूरी नहीं ये वाला अप्रॉक्सीमेशन हम लोग अप्लाई करेंगे. कंपल्सरी इन एवरी केस. फॉर एग्जांपल जैसे अगर लेट्स से हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा का बात करें, सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होता है? 0. डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है? डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. मतलब बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना. मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, है ना. डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ना, बोलो जल्दी से. हाँ सर. अब ज़रूरी है क्या? अब थीटा क्या है? थीटा है एंगल at which central maxima is situated, at which central maxima is situated. ठीक है. अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, विद द वर्टिकल, है ना. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है विद द वर्टिकल. क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द वर्टिकल नेसेसरीली बहुत स्मॉल है? दिस नीड नॉट बी नेग्लिजिबल. क्या हम लोग ऐसा बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नेग्लिजिबल लेंगे? है ना, बोलो. बोलो. Are you guys going to respond or should I end the class? अल्फा नॉट नेग्लिजिबल. अब अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है
इसका मतलब थीटा भी नेग्लिजिबल होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर अल्फा नेग्लिजिबल होना ज़रूरी नहीं तो थीटा भी नेग्लिजिबल होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि थीटा तो अल्फा के बराबर ही है ना। थीटा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा के थीटा का बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर थीटा नेग्लिजिबल नहीं है, थीटा नेग्लिजिबल का कंडीशन के अंदर ही तो आता था ना, मतलब लैम्डा लेस देन डी वाला कंडीशन से ही तो हम लोग को थीटा इक्वल टू 0 मिलता था ना, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल मिलता था। तो अगर थीटा नेग्लिजिबल नहीं है तो ये वाला जो हम लोग कंडीशन लगाए थे नॉट वैलिड। ठीक है, तो सेकंड वाला अप्रॉक्सीमेशन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिंक पे हर जगह लगा पाए। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर एग्जांपल, सेंट्रल मैक्सिमा पे जरूर ये वाला हम लोग अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, साइन थीटा को हम लोग टैन थीटा नहीं लिख सकते। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Therefore sin theta is not approximately equal to tan theta for central maxima। अब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है तो बेसिकली फर्स्ट मैक्सिमा भी नहीं होगा। सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा तो लैम्डा डी बाई डी का डिस्टेंस होता है। अगर अप्रोक्सीमेशन आ गया तो लैम्डा डी बाई डी आता है ना, तो बहुत छोटा डिस्टेंस है फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। बात समझ में आया? इसलिए हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन ज़रूरी नहीं कि हर पर्टिकुलर केस में लगा पाए। नेक्स्ट वेरिएशन इन YDC इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल के पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ ऐसे समझो कि लेट्स से ये हम लोग का वैक्यूम है और यहाँ पे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, जिसका थिकनेस लेट्स से कुछ टी है, कुछ टी थिकनेस है इसका। ठीक है, पास में है। अब ये पूरा जगह नहीं है, मतलब यहीं तक है, नीचे वाला सेक्शन में। अब अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम कितना हो जाएगा? c बाई म्यू, है ना? है ना, बोलो। हाँ भैया। c क्या होता है? Yes. लैम्डा एफ। Refracting अब लैम्डा क्या है? लैम्डा मान ली इस मीडियम में लैम्डा डैश है और बाहर में तुम्हारा वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है और मीडियम के अंदर वेवलेंथ लैम्डा डैश है। तो लैम्डा डैश एफ इज इक्वल टू लैम्डा एफ बाई सी आ जाएगा, है ना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता, हम लोग ये रिफ्रैक्शन में पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता। यहाँ पे लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई सी आ जाएगा, लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा, सॉरी लैम्डा बाई म्यू आ गया कि नहीं आया? इसका मतलब जब लाइट वैक्यूम से या किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है तो उसका क्या चेंज होता है? वेवलेंथ चेंज होता है ना। लेट्स से हम लोग के पास एक वेव है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये वाला वेव, जब यही वाला वेव अगर इस पर्टिकुलर पाथ से गुजरेगा, ठीक है, अगर ये वाला वेव इसी पर्टिकुलर पार्ट से गुजरेगा तब थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा बता दो? कि यहाँ पे इसका वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, है ना? इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसका वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ भैया। तो जब लाइट नॉर्मली टी थिकनेस वाला रीजन से मूव कर रहा था, तो लेट्स से ये वाला जो प्लेन है ये ए है, ये प्लेन है बी है, तो ए और बी प्लेन के बीच में उसी लाइट में
कितना फेज डिफरेंस आ रहा था? बताओ, ए और बी के बीच में लाइट में यहाँ पे और यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस आ जा रहा है? 2 पाई/λ। ए बी का लेंथ कितना है? टी है ना? Yes, sir. बट जब हम लोग एक मीडियम चेंज करवा रहे हैं तब यहाँ पे और यहाँ पे लैम्डा डैश ए बी अगर इसको लिखे, सॉरी फाई डैश डेल्टा फाई डैश ए बी, मतलब सेकंड वाले केस में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है ए और बी के प्लेन्स के बीच में, तो कितना हो जाएगा वो? 2 पाई/, बताओ, Lambda dash. लैम्डा डैश इंटू टी। अब लैम्डा डैश क्या होता है? लैम्डा बाय म्यू इंटू टी, है ना? कितना हो जाएगा? 2 पाई/λ इंटू म्यू टी, है ना? इसे क्या मतलब हो रहा है? अगर मेरा पाथ है टी थिकनेस का और उस पाथ का ऑप्टिकल डेंसिटी, हाँ, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस पाथ का इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ कितना हुआ? म्यू टी, है ना? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर लाइट वैक्यूम में टी डिस्टेंस मूव कर रहा है, अगर एक पर्टिकुलर लाइट हम लोग का एक पर्टिकुलर मीडियम में, ये जो हम लोग का मीडियम है, इस मीडियम में टी डिस्टेंस मूव कर रहा है, दैट इज सेम एज वो वैक्यूम में म्यू टी डिस्टेंस मूव कर रहा है। इस मीडियम में टी डिस्टेंस मूव करना इज सेम एज वैक्यूम में म्यू टी डिस्टेंस मूव करना। क्या पूरा बात क्लियर है ना? बोलो। अ ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ लेंथ t in an optical medium, in an optical medium of refractive index mu. A geometrical path of length t in an optical medium of refractive index mu is equivalent to an optical length is equivalent to an optical length of mu t in vacuum। बात समझ में आया? मतलब लाइट इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों केसेस में फेज डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है? मतलब बेसिकली हम लोग का फेज डिफरेंस कितना आ रहा है दो पर्टिकुलर वेव्स के बीच में, ये इस बात पे उन लोग का खाली ज्योमेट्रिकल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उन लोग का ऑप्टिकल पाथ पे डिपेंड करता है ना? ऑप्टिकल पाथ क्या है? ऑप्टिकल पाथ है ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग फेज डिफरेंस आता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ भैया। लिखो, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स is the difference in their optical path. The path difference between two waves is the difference between the optical path of two waves। बात समझ में आया? Two waves and not the geometrical path। बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ऑप्टिकल पाथ और इस हम लोग का ज्योमेट्रिकल पाथ में डिफरेंस
ठीक है, ऑप्टिकल पाथ का मतलब समझ गया। इसी कॉन्सेप्ट पे आता है हम लोग का, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, ये थर्ड वेरिएशन है हम लोग का YDAC में। YDAC का ये एक और वेरिएशन है। ठीक है, जस्ट यहीं से ले ले, कंसिस्टेंट हो गया डायग्राम। ठीक है, let's move these। चलो ये सब तुम लोग को मालूम ही है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, द डिफरेंस दैट वी इंट्रोड्यूसेस, लेट्स से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट वन के सामने एक टी थिकनेस का मीडियम डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है। ठीक है, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसका थिकनेस टी है, उसको यहाँ पे प्लेस कर दिए हम लोग। ठीक है, तो मतलब जब S1 से एक पर्टिकुलर वेव गुजरेगा तब वो टी थिकनेस या टी डिस्टेंस ऑप्टिकल पाथ एक ऑप्टिकल मीडियम में गुजारेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और बाकी तो हम लोग का वैक्यूम है ही। ठीक है, ये है डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आया? सर सिर्फ S1 पे ही होगा वो? सिर्फ S1 पे। ठीक है, अब लेट्स से हम लोग इस पॉइंट P का बात कर रहे हैं जहाँ पे दो वेव्स जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम S1 टू P निकालो। ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम S1 टू P निकालते हैं हम लोग पहले। तो लॉजिकली सोचो, S1P माइनस टी डिस्टेंस, क्योंकि ये एंगल तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं, है ना, यूजिंग ऑल अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे जितना भी दोनों अप्रॉक्सीमेशन, यूजिंग बोथ अप्रॉक्सीमेशन लिख लो। यूजिंग बोथ अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, यूजिंग बोथ अप्रॉक्सीमेशंस हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम S1 टू P कितना हो जाएगा, बोलो। देखिए S1P माइनस टी, इतना डिस्टेंस ये वैक्यूम में चल रहा है ना, इतना डिस्टेंस तो वैक्यूम या एयर में चल रहा है, प्लस टी डिस्टेंस ये कितना में चल रहा है, ये मीडियम में चल रहा है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, ये स्लैब में चल रहा है। ठीक है, अब टेक्निकली स्लैब बहुत पतला होता है, मतलब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे सारी पन्नी लगाते हैं, है ना, जो मतलब रैपिंग पेपर नहीं होता है उस टाइप का समझ लो। ठीक है, थिकनेस उसका बहुत कम होता है। ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम S2 टू P, ये कितना होगा, ये तो S2P पूरा ही वैक्यूम में है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस है बेसिकली डिफरेंस इन देयर ऑप्टिकल पाथ्स, है ना, डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ्स। S1P माइनस S2P नहीं होगा, है ना, क्योंकि S1P पूरा का पूरा वैक्यूम में थोड़ी ना है, थोड़ा सा वैक्यूम है, थोड़ा सा स्लैब में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना, बोलो। डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ ये डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, S1P माइनस टी एयर में था प्लस टी वैक्यूम में था, तो म्यू टी, टी स्लैब में था तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये म्यू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो म्यू टी माइनस इसका पाथ कितना है S2P, क्योंकि पूरा का पूरा वैक्यूम में, तो कितना हो जाएगा S1P माइनस S2P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये क्या आ जाएगा हम लोग का डेल्टा एक्स का वैल्यू, है ना, है ना बोलो। अब S1P माइनस S2P पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशंस लगाए थे। अगर हम लोग का पहला अप्रॉक्सीमेशन कि D इज़ लेस देन D, तब इसका वैल्यू कितना आता था, S1P माइनस S2P का वैल्यू कितना आता था। सो हम लोग D साइन थीटा लिखते थे प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना। और नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या था, अगर लैम्डा इज लेस देन डी तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या बात क्लियर हो गया, है ना बोलो। यस सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब कंडीशन तो वही है, कंडीशन तो सिमिलर ही है। कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या आता था और डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या आता था, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, और इस ये कितना होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। कोई परेशानी कोई दिक्कत, सही है ना। एन लैम्डा हो गया, लैम्डा डैश हो गया। लैम्डा होगा क्योंकि हम लोग वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ठीक है। जो डिफरेंस निकालें तो वैक्यूम के सेंस में निकालें ना। यस सर। अब सेंट्रल मैक्सिमा के देख लेते हैं एक बार, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ जा रहा है। नाउ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोलते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट, जीरो। दोनों अप्रॉक्सीमेशन लगा दिए तो डी वाई बाई डी इज इक्वल टू वॉट, म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना, सॉरी डी वाई बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 0, है ना। डेल्टा एक्स का वैल्यू तो ये आया था, तो वाई किसका है, हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा का वाई निकाल रहे हैं। वाई सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जा रहा है, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, ठीक है, हाँ ना बोलो। हम लोग बीटा देखते हैं इसका, इस सिस्टम का बीटा कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी, ये तो अनचेंज था, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, आया क्या चेंज, नहीं सर। तो क्या फ्रिंज का पैटर्न बदला, नहीं पैटर्न तो अभी भी स्ट्रेट लाइन है। क्या फ्रिंज विड्थ बदला, क्या फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन बदला, हाँ ना बोलो। यस सर, बदल गया। कहाँ बदला, बीटा तो सेम है। क्या फ्रिंजेस के बीच का स्पेसिंग बदला, हाँ ना बोलो। बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच का स्पेस, दो सेंट्रल मैक्सिमा या दो सेंट्रल मिनिमा, दो मैक्सिमास या दो मिनिमास के बीच का स्पेस। या बीटा चेंज हो रहा है, नहीं तो फ्रिंज पैटर्न नहीं बदल रहा है, फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रिंज पूरा जो सिस्टम है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है ऊपर नीचे। तो अगर ऊपर में लगाए हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है अपना, मतलब बेसिकली नीचे चला गया, है ना, ये नीचे सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ गया, नीचे चला गया,
है ना? सर नीचे, सर ये समझ नहीं आया। वाई सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? नेगेटिव है ना? आना बोलो। सर नेगेटिव क्यों आएगा सर? सर क्योंकि अगर हम वो माइनस को अंदर ले लें तो 1 माइनस भी हो जाएगा। तो और म्यू कितना होता है? ग्रेटर देन सर 1 या लेस देन 1? लेस देन 1 होगा। म्यू कितना होता है मगर लेस देन 1 होता है? म्यू क्या होता है? C/V। तो सी ज़्यादा होता है या बी ज़्यादा होता है? हाँ सर C ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ रहा है? डाउन शिफ्ट हो रहा आज समझ में आया क्या? है। यस सर। चलो हेंस लिख लो क्या हो रहा है यहाँ पे इस केस में। Hence, neither the fringe pattern changes, neither the fringe pattern nor the fringe width, nor the fringe width changes. What changes? The entire system displaces either up or down. The entire system displaces up or down. ठीक है, देख लो। लिख दिया? यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पे हमको S1P माइनस S2P लिया ना, ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम 1 to P टू, मतलब बट अल्टीमेटली S2P ज़्यादा बड़ा है ना S2P। तो अगर डेल्टा इसमें को पॉजिटिव रखना है तो ये वाला चीज़ को मेरे को उल्टा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये वाला चीज़ नेगेटिव होगा और ये वाला चीज़ पॉजिटिव होगा। तो बस ये S1P माइनस S2P की जगह S2P माइनस S1P होगा। हर जगह S2P माइनस S1P ले रहे थे, यहाँ पे हम गलती से S1P माइनस S2P लिख दिया। यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब सेम यहाँ पे दो बार माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस लगा तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, क्लियर। अब हाउ डिड आई नो कि यहाँ पे जो मेरा नेगेटिव आ रहा था वो रॉन्ग था, ठीक है। आई टू रीवैल्यूएट इट, बट हाउ डिड आई अंडरस्टैंड कि जो मेरा आ रहा था नेगेटिव वो रॉन्ग था। वो लॉजिकली सोचो, ये स्लैब रखने की वजह से क्या, अगर मान लो मैं इधर का ही बात करता हूँ, ठीक है, ये जीरो वाले पॉइंट की बात करता हूँ, तो ये वाला एक रे इधर आया, ये वाला भी इधर आया, ठीक है। किसका ज़्यादा है, किसका ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा है, S1 होगा या S2 होगा? S2 तो पूरा का पूरा वैक्यूम है ना। यस सर। बट S1 थोड़ा सा इस मीडियम में भी है, और मीडियम में ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा हो जाता है, ज्योमेट्रिकल पाथ से ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा हो जाता है ना। तो ज्योमेट्रिकली मुझे S1P को छोटा रखना पड़ेगा S2P से, है ना, क्योंकि जब S1 और S2O दोनों बराबर है
तब S1O का ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा है। तो अगर मेरे को मेंशन करना है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे S1P को छोटा रखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली S1P को छोटा रखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑलरेडी मिल जा रहा है, इसको इस स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो मेरे को ज्योमेट्रिकली इसको छोटा रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गया? इसलिए मेरे को पता चला कि अगर मैं S1 की तरफ लगाऊंगा, अगर मैं स्लैब S1 की तरफ लगाया तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में आया? जिस तरफ स्लैब लगाया ना उस तरफ सेंट्रल मैक्सिमा जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये पॉइंट भी लिख लो। the central maxima shifts in the direction of the slab, shifts in the direction of the slab. ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो, यस सर। पूरा बात क्लियर है? यस सर। Sure. From the end of Eve Optics, that is all for today's lecture. ठीक है?